हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और वर्ल्ड हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में पॉलिटिकल फिलोसफीज हम पढ़ रहे हैं और आज हमें पढ़ना है फासिज्म। राइट। सो आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक मेरे प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, यानी फासिज्म से पहले नेशनलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, उसके अलावा सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इन सारे टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं। अगर आप अभी तक इन सारे टॉपिक्स को अगर आपने नहीं देखा है, सो मेक श्योर यू वॉच ऑल दीज सेशंस। स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइए, आपको वहां पर मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखेंगे विशाल चौहान, वहां से आप पिछले सभी सेशंस को एक्सेस कर सकेंगे। मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी सेशन। सभी सेशंस को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा की तरह मैं बोलता ही हूं कि एक सीरीज है। अगर आप बीच में कोई एक सेशन भी छोड़ देंगे तो आप थॉरली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। राइट। ये एक कहानी है मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी में। जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की मैं बात बार बार बोलता हूं, उन कॉन्सेप्ट से जुड़े रहने के लिए आपको सभी सेशंस थॉरली देखने पड़ेंगे। उन सेशंस में मैंने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे देंगे कमेंट के माध्यम से, और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करेंगे कि आपको सेशन अच्छा लगा, बुरा लगे, जैसा भी आप फील करते हैं सेशंस के बारे में। ऑलराइट। सो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फासिज्म। आज हमें फासिज्म पढ़ना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली विद फासिज्म। सो बैकग्राउंड में क्या है, क्या हमें पता होना चाहिए? बैकग्राउंड में हमें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के सारे इवेंट्स और अभी तक की जितनी भी पॉलिटिकल फिलोसफीज मैंने आपको समझाई हैं, यानी कि कम्युनिज्म से लेकर लिबर्टेरियनिज्म, उसके अलावा मैंने आपको सोशलिज्म समझाया, टोटलिटेरियनिज्म और नेशनलिज्म समझाया। राइट। आज हम फासिज्म समझेंगे। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के, खास तौर पे वर्ल्ड वॉर 2 के शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह इटली और जर्मनी जो है वो फासिस्ट रिजीम्स के रूप में उभरे, और मैंने आपको बताया किस तरह वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी के साथ जो बहुत हार्श ट्रीटी की गई वर्साई की, उससे जर्मनी नाराज था, और दूसरी साइड इटली के साथ भी जो है वो कुछ खास व्यवहार नहीं किया गया लीग ऑफ नेशंस द्वारा। सो इटली वहां पर नाराज था, तो यहां पर फासिस्ट रिजीम जो है वो डेवलप हुए। राइट। सो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के पर्सपेक्टिव से इटली और जर्मनी का इतिहास आपको पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, ठीक है। सो अगर आपने नहीं देखे हैं सेशंस तो आपको देखने पड़ेंगे, वो पिछले सेशंस देखिएगा, क्योंकि मैं हर सेशन में पूरा इतिहास तो नहीं आपको दोहरा के बता सकता ना। बहुत हमने काफी टाइम इन्वेस्ट करके समझा है उन सारे कॉन्सेप्ट्स को। सो मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी सेशन। राइट। वर्ल्ड वॉर 1 के कारणों से लेकर वर्ल्ड वॉर 1 की पूरी घटना, फिर वर्ल्ड वॉर 1 से और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का जो पूरा डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, ठीक है। फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ वर्साई टू द राइज ऑफ हिटलर एंड देन टू द डाउनफॉल ऑफ हिटलर, ठीक है। ये पूरे इवेंट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोल्ड वॉर के सारी घटनाएं, यानी यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, कैपिटलिज्म ब्लॉक वर्सेस कम्युनिस्ट ब्लॉक, तो ये सारी इवेंट्स आपको पता होने चाहिए, तब जाकर आज के टॉपिक के साथ आप जस्टिफिकेशन कर सकेंगे। राइट। सो आइए शुरू करते हैं। सो इस बैकग्राउंड में हमें पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स हमारे पास तैयार होने चाहिए, तो आज का टॉपिक हम थॉरली समझ सकेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट देखते हैं क्या बोल रहा है। फासिज्म क्या है, डिफाइन करते हैं। फासिज्म इज एन अथॉरिटेरियन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो सबसे पहले तो ये एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी किस तरह की है? नेशनलिस्ट, और नेशनलिस्ट भी किस तरह की? अथॉरिटेरियन। क्योंकि नेशनलिस्ट जो है वो आपकी एक डेमोक्रेटिक भी हो सकती है ना, लेकिन एक पॉलिटिकल फिलॉसफी है नेशनलिस्ट। और अथॉरिटेरियन का मतलब क्या होता है कि एक व्यक्ति या उसकी एक स्ट्रिक्टली टाइटली हेल्ड काउंसिल जो है वो प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सभी तरह के मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है अपने हाथ में रख के। राइट। सो दैट्स अथॉरिटेरियन है, जिसकी कंप्लीट अथॉरिटी है। दैट एक्सॉल्ट्स नेशन, जो कि राज्य, नेशन या राष्ट्र को जो है वो सबसे ऊपर रखता है। राइट। सो मैंने आपको राष्ट्र की डेफिनेशन बताई थी, क्या थी? यूरोप में राष्ट्र की या नेशन की डेफिनेशन क्या थी? एक किसी भी जियोपॉलिटिकल रीजन में सिमिलर कल्चर, सिमिलर एथनिसिटी को शेयर, सिमिलर हिस्ट्री को शेयर करने वाले लोग अगर रहते हैं तो वो एक नेशन है। सो यूरोप में इस तरह अगर ये डेफिनेशन है नेशनलिज्म की या नेशन की, तो यूरोप में कितने नेशंस हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पोर्तुगल, बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटालियन स्टेट्स हैं, ठीक है। बल्कान्स हैं, यहां पर क्या है? बाल्टिक्स हैं, पोलैंड, लुथियानिया है।
राइट, बेलारूस या यहां पर जो है वो चेकोस्लोवाकियन है, राइट, बेलोरूजियंस हैं, रोमेनियंस हैं, तो ये सारी नेशनैलिटीज हैं। सो ऐसे राष्ट्र जिनके पास बड़ा जियोपॉलिटिकल रीजन है और जहां पर जो है वो सिमिलर कल्चर फॉलो, जैसे इंग्लैंड है। इंग्लैंड क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि मेनलैंड यूरोप से बाहर है। फ्रांस क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि काफी बड़ा रीजन है, वहां पर सभी फ्रेंच भाषा बोलते हैं। स्पेन और पुर्तगाल बाहर है, अलग है वो, तो उनका अलग ही, उनका जो पेनिनजुला है वो बाहर ही है, मतलब डिस्प्यूट से दूर है। जो एक्चुअल जो कड़े डिस्प्यूट्स हैं वो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में है, क्योंकि यहां पर मल्टी एथनिसिटी है, मतलब एक जियोपॉलिटिकल रीजन के अंदर मल्टी एथनिसिटी है, काफी सारे नेशंस है। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी का टूटना जो है वो इनेविटेबल क्यों था? क्योंकि 19वीं सेंचुरी की नेशन की डेफिनेशन के हिसाब से ऑस्ट्रिया हंगरी में कई सारे नेशंस थे। प्रूशिया ही क्यों जर्मनी को यूनाइट कर सका? क्योंकि प्रूशिया के पास सारी जर्मन पॉपुलेशन और 39 की 39 जर्मन स्टेट्स को जो है वो प्रूशिया अपने साइड इकट्ठा करने में सक्षम रहा। ऑस्ट्रिया हंगरी नहीं कर सका, क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी मल्टी एथनिक था। वहां पर स्लोवीन्स भी हैं, स्लोवेक्स भी हैं, क्रोएट्स भी हैं, हंगेरियंस भी हैं, जर्मन्स भी हैं, ठीक है, चेक भी हैं, वहां पर बेलोरूशियन भी हैं, रोमेनियंस भी हैं, तो वो मल्टी एथनिक है, इसलिए वो बटा हुआ है। तो ये मल्टी एथनिसिटी वाला फंडा और एथनिसिटी के बेस पर, और खास तौर पे लैंग्वेज, शेयर्ड लैंग्वेज के बेस पर जो नेशंस 19वीं सेंचुरी में जो नेशंस एस्टेब्लिश हुए हैं, कहां पर? यूरोप में, उन्होंने जो है वो नेशन की डेफिनेशन दी और एक एक करके नेशंस जो है वो डेवलप हुए। और हमने यूनिफिकेशन में जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन देखा, ठीक है। सो ये जो जर्मनी और इटली यूनिफाई हुए हैं, जो कि ट्रेडिशनली थ्रू आउट मिडिवल पीरियड में ट्रेडिशनली बड़े नेशंस यूरोप में नहीं थे। ये ट्रेंड आपको समझना होगा। देखिए, मॉडर्न टाइम्स में यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस में आया? इंग्लैंड में आया, राइट। नेचुरली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ आया? इंग्लैंड में। अब इंग्लैंड के रास्ते वो गया स्कैंडिनेवियन रीजन्स में। नॉर्दर्न यूरोप में स्कैंडिनेविया है ना, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है। इंग्लैंड के रास्ते बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, स्पेन, सब जगह है वो क्या आया? इस पूरे रीजन में, इन सारे राष्ट्रों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले आया, क्योंकि ये सभी राष्ट्र जो हैं वो एथनिसिटी से बंधे हुए हैं और ये नेशन जो 19वीं सेंचुरी की नेशन की डेफिनेशन है उसको फुलफिल करते हैं। तो ये पहले से यूनाइटेड है, ठीक है, स्पेन, पुर्तगाल। लेकिन 19वीं सेंचुरी में कौन से ऐसे राष्ट्र हैं जो नए डेवलप हुए? जर्मनी और इटालियन स्टेट्स को जोड़ के इटली बना। और जो ईस्टर्न एशियन है, बाल्टिक कंट्रीज से लेकर नीचे बल्कान्स तक, ये सारे जो हैं वो बटे हुए हैं आपस में, मल्टी एथनिक है। यहां पर तो लड़ाई झगड़ा होता रहता है क्योंकि मल्टी एथनिसिटी है। ये स्टेबल है क्योंकि मल्टी एथनिक कम है, ठीक है। यानी कि यहां पर, यानी कि फ्रांस स्टेबल इसलिए क्योंकि सभी फ्रेंच लोग हैं, स्पेन, पुर्तगाल वो सभी हिस्पैनिक है, राइट। सो जर्मनी और इटली ने अपने आप को यूनिफाई किया, तो जर्मनी और इटली नए नेशंस बने। और ये अगर नए नेशंस थे तो इनकी महत्वाकांक्षाएं भी नहीं थी। तो मैंने आपको महत्वाकांक्षाएं बताई हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तो वो सारे क्यों हुआ, उन महत्वाकांक्षाओं में नहीं उतरेंगे। मैं जो है वो मान के चल रहा हूं कि आपको वो सारे पॉइंट्स पता हैं, लेकिन जस्ट मैं आपकी मेमोरी को जॉग करना चाहता था कि ये पूरा सेटअप जो है वो पॉलिटिकल सेटअप आपको यूरोप का 19वीं और 20वीं सेंचुरी का पता हो, तभी जो है वो हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है। आई होप ये पूरा सिस्टम जो है वो आप समझते होंगे। और ये मुझे ऐसा लगता है कि खिचड़ी नहीं लगता होगा जो मैं एकदम से ईस्ट, मिडल ईस्ट, ईस्ट यूरोप, सेंट्रल यूरोप और वेस्टर्न यूरोप जो मैं आप बांट देता हूं तुरंत मैप में। आई होप कि आप कंप्रहेंड कर पाते होंगे, ठीक है। सो अब देखिएगा, फासिज्म को डिफाइन करते हैं फिर से। फासिज्म क्या है? एक अथॉरिटेरियन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है दैट एक्सॉल्ट्स नेशन, जो कि नेशन को जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं कि हमारा जो नेशन ऐसा तो है ही नहीं। जर्मन्स कहते हैं जैसा जर्मन लोग जो है ना, जर्मन जैसा नेशन है वैसा तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है। इटालियन मुसोलिनी, बोनिटो मुसोलिनी कह रहे हैं कि जैसा इटली है वैसा तो कोई देश ही नहीं है। सो अपने नेशन को बढ़ा चढ़ाकर जो है वो रखना बाकियों से ऊपर, राइट। फ्रेंच से, जर्मन्स जो है वो फ्रेंच से ज्यादा मजबूत हैं, जर्मन्स जो है वो स्कैंडिनेवियन से ज्यादा खूनखार हैं, जर्मन जो है वो ब्रिटेन से ज्यादा कर्मठ हैं, रशियंस की तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो नेशन को एक्साल्ट करना, एंड ऑफन रेस एंड नॉट जस्ट नेशन, क्योंकि जर्मनी में आर्यन रेस को जो है वो उन्होंने बड़ा बताया बाकी सभी रेसेस से। ब्लू आइड, ब्लॉन्ड हेयर्स, आर्यंस जो है वो सबसे स्ट्रांग है। above the individual, and that stands for a centralized autocratic government headed by a dictatorial leader, severe economic and social
regimentation and forcible suppression of opposition. So these are the defining characteristics of fascism. सबसे पहला क्या कि नेशन की बढ़ाई, ठीक है, नेशन को बढ़ाकर रखा जाएगा बजाय के इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरी चीज, लीडर जो है वो एक व्यक्ति या उसकी काउंसिल के हाथ में सारी शक्ति होगी, यानी सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक जो है वो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी। देखिए, सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हेडेड बाय डिक्टेटोरियल लीडर। इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह होगा? इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल रेजिमेंटेशन, रेजीम्स बना दी जाएंगी। रेजीम बनाने का, रेजिमेंटेशन का मतलब यह है कि एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस में रख के सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक ऑर्डर चलाए जाना, यानी कि जैसी सुप्रीम अथॉरिटी चाहता है वैसी ही सोसाइटी चले और वैसा ही इकोनॉमिक ऑर्डर चले। सो दैट मीन्स एक फासिस्ट नेशन में जो आम जनता है उनको अपनी लिबर्टीज को सीड करना पड़ता है। जैसा फासिस्ट रिजीम कहता है वैसा इकोनॉमिक ऑर्डर रहेगा, जैसा फासिस्ट रिजीम कहता है वैसा सोशल ऑर्डर रहेगा। और फासिस्ट रिजीम क्या कहता है कि हमने जो इकोनॉमिक ऑर्डर और जो सोशल ऑर्डर बनाया है वो एलीट है, वो सर्वोपरि, वो सबसे ऊपर है, उससे बेहतर और कुछ नहीं है, हमारा ही देश सबसे ऊपर है, ठीक है। एंड अगर कोई ऑपोजिशन करता है तो फिर उसके ऑपोजिशन को फोर्सिबली सप्रेस किया जाना जो है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? एक फासिस्ट नेशन की, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं ये टर्म कहां से निकला, एटिमोलॉजी, क्योंकि मैंने हमेशा से बोला आपको एटिमोलॉजिकल अप्रोच रखनी है, हमें शब्द कहां से निकले हैं समझने हैं। सो द टर्म फासिज्मो वाज कॉइन्ड बाय इटालियन फासिस्ट डिक्टेटर बेनितो मुसोलिनी एंड द सेल्फ डिस्क्राइब्ड फिलोसोफर ऑफ फासिज्म जियोवानी जिंटाइल या जेंटिल, ठीक है। सो बेनिटो मुसोलिनी के बारे में मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, किस तरह इटली यूनिफाई होने के बाद इटली को सशक्त किया बेनिटो मुसोलिनी ने, एक फासिस्ट नेशन, फासिस्ट रिजीम एस्टेब्लिश किया, तो ये हम समझ चुके हैं। बेनिटो मुसोलिनी के साथ साथ ही उन्हीं की काउंसिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं जियोवानी जिंटाइल, ठीक है। ये डिप्लोमेट भी रहे हैं, एक पेडागोगी एक्सपर्ट भी रहे हैं, और मतलब एक मतलब प्रोफेसर टाइप आप मान सकते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये खुद को कहते हैं कि दैट आई एम द फिलोसोफर ऑफ फासिज्म, और बेनिटो मुसोलिनी और जियोवानी जेंटाइल ने मिलकर जो है वो फासिज्म की पूरी थ्योरी को लिखा, ठीक है। एंड कई जगह पे सेल्फ डिस्क्राइब्ड, सेल्फ स्टाइल्ड जो है वो फिलोसोफर ऑफ फासिज्म कहा गया है किसको? जियोवानी ने खुद को कहा कि मैं फासिज्म का फिलोसोफर हूं, मैं जैसा बता रहा हूं ऐसा फासिज्म है। दैट मीन्स ये कि इटली से जो है वो शुरू हुआ है क्या? फासिज्म, क्योंकि द वेरी डेफिनेशन केम फ्रॉम बेनिटो मुसोलिनी और द वेरी फिलॉसफी केम फ्रॉम जियोवानी जेंटाइल। तो इटली से ही शुरू हुआ है फासिज्म, और फासिज्म का जो फैलाव है वो इटली से ही बाहर हुआ है, ठीक है। यानी कि अन्य अगर किसी देश ने फासिस्ट रिजीम एस्टेब्लिश किया है तो वो इटली को ही देख कर किया है, समझ गए हम? आगे देखिए, इट इज derived from the Latin word fascis, an ancient Roman symbol consisting of a bundle of rods tied around an X used to suggest strength and unity. So एक रोमन सिंबल है, कई रोमन मूर्तियों में, चित्रों में ये देखने को मिलता है। तो मान लीजिए अगर ये कुल्हाड़ी है आपकी, ठीक है, अगर ये इस तरह की एक कुल्हाड़ी है, राइट, तो कुल्हाड़ी के ऊपर जो है वो इस तरह एक बंडल ऑफ स्टिक्स लगा हो, ठीक है, इस तरह कुल्हाड़ी के ऊपर जो है वो बंडल ऑफ स्टिक्स चिपका हो, तो इसको कहा गया है फेसिस, और यहां से निकला है फासिज्म, यानी कि यूनिटी, स्टेबिलिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ओरिजिनली यूज टू रेफर स्पेसिफिकली टू मुसोलिनीज पॉलिटिकल मूवमेंट। मुसोलिनी ने जो पॉलिटिकल मूवमेंट करी है और धीरे धीरे शक्ति को सीज किया, मैंने आपको पूरा इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ाया है और मैंने वहां पर आपको बताया था किस तरह जो है वो मुसोलिनी शक्ति में आया, ठीक है। तो वो टॉपिक आपको देखना बहुत अनिवार्य है। सो मुसोलिनी जो शक्ति में आया है उसको मुसोलिनी ने कहा है कि मैं फासिस्ट रिजीम लेकर आया हूं, ठीक है। तो फासिज्म की डेफिनेशन, वेरी डेफिनेशन जो है वो बेनितो मुसोलिनी ने दी। That ruled Italy from 1922 to 1943, but has subsequently also been used to describe other regimes. और बहुत सारे रिजीम्स जो हैं वो फासिस्ट रिजीम कहे गए, क्योंकि फासिज्म केवल इटली स्पेसिफिक नहीं रहा, फासिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो अन्य कई देशों ने इंप्लीमेंट करी, राइट।
It often claims to be concerned with notions of cultural decline or decadence and seeks to achieve a national rebirth by suppressing the interest of individual and instead promoting cults of unity, energy and purity. अब देखिए, मैंने आपको हिटलर की आइडियोलॉजी बताई थी। हिटलर का जो नेशनलिस्टिक सोशलिज्म है वो बेसिकली फासिज्म से ही इवॉल्व हुआ है, ठीक है। सो यानी कि जो हिटलर का नासिज्म है वो एसेंशियली फासिज्म ही है, ठीक है, यानी कि टाइप है फासिज्म की। तो इटली भी यही कह रहा था कि हमारी सोसाइटी में जो डेकेडेंस फैल गई है, इटली के लोग जो नशे में उतर गए हैं, वाइन पीते रहते हैं, इटली के लोग जो पोर्नोग्राफी की लत में उलझ गए, इटली के लोग जो बहुत ओवर सेक्सुअलाइजेशन जो वुमेन का कर दिया गया, ओवर ऑब्जेक्टिफाइज जो कर दिया गया है वुमेन को, ठीक है, एक और मतलब इस तरह के जो भोग विलास प्लेजर में जो सोसाइटी उतर गई है, और खास तौर पे 1929 के फाइनेंशियल क्रैश के बाद सोसाइटी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इतने बड़े लेवल पर ये जो डिबॉचरी फैलाई गई है, इसका विरोध इटली ने किया, इसी का विरोध जर्मनी ने किया, ठीक है। तो यहां पर इनका विरोध गलत नहीं है। 1929 का जो फाइनेंशियल क्रैश हुआ वो क्यों हुआ, वो किसकी वजह से हुआ? वो यूएस में बैठे हुए जो बैंकर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट को बैलेंस कर रहे हैं लोग, उनकी वजह से उन्होंने जो है वो पूरे यूरोप के मार्केट को क्रैश किया। देखिए, वैसे तो मैं आपको बैंकिंग सिस्टम जो है वो इकोनॉमी तक अगर मैं पढ़ा सका आपको, तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। लेकिन मैं आपको ग्लिम्स देता हूं 19वीं सेंचुरी के बैंकिंग सिस्टम की। तो बिफोर वर्ल्ड वॉर वन के पहले जो है वो बड़ी ग्लोबल शक्ति ब्रिटेन, फ्रांस थे, राइट। और बड़े बैंक्स जो हैं वो ब्रिटेन में ही थे, यूएस अभी उभर रहा था। सो ब्रिटेन में जितने भी बैंक्स हैं मोस्टली, अब जो एंटी सेमिटिक हैं वो क्या कहते हैं कि मोस्टली बैंक्स आर ओन्ड बाय ज्यूज। ये जो जितना भी बैंकिंग वाला, फाइनेंस वाला जो सिस्टम है, ये ज्यूज द्वारा ओन्ड है। और ये क्या करते हैं, ये बार बार बैंक्स को क्रैश करवा देते हैं। तो जो मतलब क्रिश्चियन जो पॉपुलेशन है, जो नॉन ज्यू पॉपुलेशन का जो पैसा इनके बैंक में डला था वो फंस जाता है, और फिर कोई किसी तरह की क्रेडिबिलिटी इनकी मतलब किसी तरह की लायबिलिटी ना होने के कारण जो है वो लोग सड़कों पर आ जाते हैं। तो ये जो बैंक क्रैश होने वाला सिस्टम है ना, ये वर्ल्ड वॉर वन से पहले ब्रिटेन के जो बैंक्स थे या फ्रांस के जो बैंक्स थे, वो जर्मन जो स्टेट्स हैं या इटालियन जो स्टेट्स हैं या अन्य ईस्ट यूरोपियन जो स्टेट्स हैं, यहां के लोगों का पैसा बार बार डूब जाता था। वर्ल्ड वॉर वन के बाद यूएस के उधार में आ गया ब्रिटेन और फ्रांस, यानी यूएस की इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो ब्रिटेन और फ्रांस के इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करने लगा। फिर धीरे धीरे यूएस का, समझ रहे हैं आप, पहले ब्रिटेन में बैठे बैठे जो बैंक्स हैं या जो फ्रांस में बैठे बैठे बैंक्स हैं, वो सभी कंट्रीज के बैंक्स को क्रैश करते थे और उनका पैसा जो है वो खा जाते थे, धीरे धीरे सेंट्रलाइज कर रहे थे वो। लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद ये दोनों बड़े बैंक्स जो हैं, मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के बैंक्स जो हैं, वो यूएस के बैंक्स के उधार में आ गए। तो अब मार्केट क्रैश करने का जिम्मा जो है वो यूएस के पास है। दैट मीन्स अगर यूएस का स्टॉक मार्केट या बैंकिंग सिस्टम या हाउसिंग मार्केट अगर क्रैश करता है तो पूरी दुनिया का सिस्टम क्रैश हो जाता है। तो वही हुआ 1929 का जो फाइनेंशियल डिप्रेशन यूएस में शुरू हुआ, उससे ब्रिटेन और फ्रांस के बैंक करप्ट हुए। और यूएस और ब्रिटेन और फ्रांस के अगर बैंक जो हैं वो करप्ट होते हैं तो रेस्ट ऑफ द यूरोप के भी बैंक करप्ट होते हैं, ठीक है। तो रेस्ट ऑफ द यूरोप में कौन है बड़ी शक्तियां? स्पेन, पुर्तगाल है, वो तो ब्रिटेन फ्रांस के कंट्रोल में ही है। जर्मनी और इटली है जिनको उसके बाद जो बड़े दो देश हैं वो जर्मनी और इटली हैं जिनको सबसे ज्यादा समस्या होगी, और जो थ्रेट भी पोज कर सकते हैं या ब्रिटेन और फ्रांस के लिए क्या है, एक तरह से कह सकते हो आपकी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, ठीक है। सो 1929 का जो क्रैश था वो ब्रिटेन और जर्मनी के लिए तो बुरा, ब्रिटेन और फ्रांस के लिए तो बुरा था ही, लेकिन मेनलैंड यूरोप में और दो ऐसी बड़ी शक्तियां हैं, जर्मनी और इटली, इनका भी बहुत नुकसान हुआ और लाखों के हिसाब से लोग जो है वो बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, और सड़कों पे जो है वो भुखमरी फैल गई। मतलब समझ रहे हैं, भूखे लोग सड़कों पे भीख मांगते हुए घूम रहे हैं। और ये हालत केवल जर्मनी इटली की नहीं थी, थ्रू आउट यूरोप में यही हाल था उस समय। बाकी के जो राष्ट्र आप कहेंगे, स्कैंडिनेवियन राष्ट्र, यहां पर हिस्पैनिक राष्ट्र, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब जो है वो ब्रिटेन फ्रांस के कंट्रोल में ही है, खासतौर पर ब्रिटेन के। और ब्रिटेन किसके कंट्रोल में? यूएस के कंट्रोल में। नॉट कंट्रोल कहने का मतलब कि इन्फ्लुएंस में यूएस के, क्योंकि उधार में है ना वो, ब्रिटेन ने उधार ले रखा है यूएस से बहुत सारा।
राइट। सो ऐसे में जर्मनी और इटली के लोग अब परेशान हैं और यहाँ के लीडर्स चाहते हैं कि हमें इनका बैंकिंग सिस्टम नहीं चाहिए, हम एक अलग बैंकिंग सिस्टम, अलग इकोनॉमिक ऑर्डर बनाते हैं ताकि मार्केट क्रैश ही ना हो। तो यहां पर इस आइडियोलॉजी को रखने वाले इधर निकल के आए हिटलर, और इटली में निकल कर आए कौन? मुसलिनी, बेनिटो मुसलिनी। ठीक है, लेकिन उनके एजेंडाज बिल्कुल मतलब उनकी पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल ठीक थे कि वो अपना इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो सुदृढ़ करना चाहते थे, जो कि जर्मनी कर भी सका। इटली का क्वेश्चनेबल रहा, लेकिन जर्मनी ने अपना इकोनॉमिक ऑर्डर ठीक भी किया और हाइट्स तक ले गया हिटलर। लेकिन फिर हिटलर भी क्या किस में कन्वर्ट हो गया? इंपीरियलिस्टिक शक्ति में। अब हिटलर का जो सपना था लेबन्सफ्रॉन, तो ओवर कॉन्फिडेंस उसको खा गया। इकोनॉमिक ऑर्डर जो उसने बनाया वो कंसोलिडेट नहीं किया उसने, समझ रहे? इकोनॉमिक ऑर्डर को कंसोलिडेट नहीं किया, उसे लगा कि मैं फैल जाऊंगा, और वो फैल सका नहीं। 2 फ्रंट वॉर में फिर उलझ गया, वर्ल्ड वॉर 2 में फिर जर्मनी को हारना पड़ा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो पॉपुलर किताबें हैं ना, वहां पर ये पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, वहां पर आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया जाएगा कि जो बैंकिंग सिस्टम है उसके क्रैश होने की वजह से जो है वो जर्मनी और इटली चाहते थे कि हमें अपना अलग इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए, और यूएसएसआर जो है वो अपना कम्युनिस्ट सिस्टम, उनकी तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ही अलग थी। ठीक है, वहां तक पहुंचेंगे हम। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, बट स्टिल बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आऊंगा वहां पर। ठीक है, तो अगर मैं इकोनॉमी के सेशन या हिस्टोरिकल एस्पेक्ट एटलीस्ट आपको इकोनॉमी का समझा सका, तो मैं आपको वो सारे पॉइंट्स जरूर समझाऊंगा ना। तो ये पॉइंट फिर से पढ़ते हैं, देखिए। It often claims to be concerned with notions of cultural decline or decadence. So 1929 के बाद मार्केट कर गया क्रैश, ब्रिटेन और फ्रांस के लोग आ गए सड़कों पे, लेकिन इनका तो इकोनॉमिक ऑर्डर है, ये इंडस्ट्रियलाइज्ड है, इन्होंने वापस जो है वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप करना शुरू कर दिया। लेकिन जर्मनी के ऊपर जो है वो बहुत उधार है, और इटली की इकोनॉमी जो है वो स्ट्रांग नहीं है और ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज नहीं है। इनको सबसे ज़्यादा समस्या थी, तो अपने राष्ट्र को इकोनॉमिकली स्ट्रांग करने के लिए और इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए इन्होंने फासिस्ट रिजीम गढ़ दिए दोनों ने। ठीक है, यहाँ पर फासिज्म आ गया और इधर नाजिज्म आ गया। और देखिए, और बताता हूं मैं आपको, तो सोसाइटी उलझी ही रहे, तो यहां पर जो है वो दोनों मतलब पूरे थ्रू आउट यूरोप में डिबॉचरी फैली हुई थी। इस समय बहुत बुरा हाल था। आप मानेंगे नहीं, प्रेजेंट डे में आप अगर सोचते हैं कि डिबॉचरी ज्यादा है, तो उस समय तो मैं आपको बोल सकता हूं कि ज्यादा ही थी डिबॉचरी, समझ रहे? अय्याशी और बेरोजगार लोग और अय्याशी फैली हुई है, नशे पत्ते फैल रहे हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, सो इससे जो है वो जो नेशनलिस्टिक भावना रखने वाले जो लोग हैं वो भड़क गए, जैसे कि एक साइड हिटलर और एक साइड मुसलिनी। और शुरुआत तो उन्होंने करी थी नेशनलिज्म की भावना से, लेकिन धीरे धीरे वो भी इंपीरियलिस्टिक के दायरे में आई गई। ठीक है, एंड सीक्स टू अचीव नेशनल रिबर्थ। सो वो नेशनल रिबर्थ चाहते थे, जर्मनी और इटली को इकोनॉमिकली रिकवर करना चाहते थे और सोसाइटी को इस डिबॉचरी से बाहर निकालना चाहते थे। ठीक है, बाय सप्रेसिंग the interest of individual and instead promoting cults of unity, energy and purity। ठीक है, अब देखिए, अब आपको एक पूरे राष्ट्र को उभारना है ना, तो अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से पहुंचोगे तो कई सारे मत निकल आएंगे। सो दैट मीन्स इंडिविजुअलिज्म को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, आपको सभी लोगों में जो है वो सिमिलर मत क्रिएट करना पड़ेगा, और वही यहां पर हुआ ही। कल्ट्स ऑफ यूनिटी, आपको ऐसे सिंबल्स जैसे कि हाइल हिटलर, ठीक है, ये सारे सिंबल्स हैं ना, वो जो सैल्यूट है, ठीक है, वो जो नाजी सैल्यूट है वो एक सिंबल है यूनिटी का जर्मनी में उस समय। ठीक है, एनर्जी एंड प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ रेस, प्योरिटी ऑफ माइंडसेट। ठीक है, कि हम इस डिबॉचरी से, हम नशे पत्ते से बाहर हैं, हम इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो अपना रिवाइव करेंगे जर्मनी का और इटली का। ये सब आइडियोलॉजी से हिटलर जो है वो शक्ति में आया। और फिर आप बहुत कम जगहों पर यह बात डॉक्यूमेंट होती है, लेकिन कुछ ही सालों में, 2 से 3 सालों में हिटलर ने डूबे हुए जर्मनी को बहुत उभार दिया। तभी हिटलर के साथ इतना सपोर्ट था, क्योंकि हिटलर ने बहुत बड़े लेवल पर इकोनॉमिक रिकवरी दी थी जर्मनी को। मुसलिनी करना वही चाहता था, लेकिन कर नहीं सके, क्योंकि इटली की समस्याएं थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि इटली जो है वो इंडस्ट्रियली रेवोल्यूशनाइज नहीं था। जर्मन पॉपुलेशन थोड़ी इंडस्ट्रियली ऑलरेडी रेवोल्यूशनाइज थी। ठीक है, वहां पर इंडस्ट्रीज ज्यादा थे। और इटली में जो आपसी मतभेद है ना, वो पुराने आपसी मतभेद बहुत पुराने और बहुत ज्यादा सघन थे, तो डेवलपमेंट स्लो था वहां थोड़ा। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ना, वेनेशियन, जेनोवन, ठीक है, पेपेसी वाला रीजन, नीचे सिसिली, दोनों सिसिलीज जो है, इनका आपस में
कॉन्फ्लिक्ट चला रहता था, ठीक है, बीच में ये सारे लोग जो है वो आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए इटली यूनाइटेड नहीं रह पाता था। इन इकोनॉमिक्स फासिज्म सीज इटसेल्फ एज अ थर्ड वे बिटवीन लाइजे फेयर कैपिटलिज्म ऑन द वन हैंड एंड कम्युनिज्म सोशलिज्म ऑन द अदर हैंड। अब देखिए 1920s में यूरोप में, या 1920s और 1930s में यूरोप में कौन कौन से इकोनॉमिक ऑर्डर प्रेवलेंट है? सो आफ्टर 1917 द रेवोल्यूशन ऑफ रशिया, यूएसएसआर में कम्युनिस्ट ब्लॉक डेवलप हुआ, सो दैट मीन्स एक साइड कम्युनिस्ट इकोनॉमी डेवलप हो गई, ठीक है। सो अगर एक पोल में कम्युनिस्ट क्या बोलते हैं इकोनॉमी है, तो दूसरी साइड ब्रिटेन, फ्रांस और इनके एलाइज जो है वो क्या है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। और बीच में सेंट्रल यूरोप में जो है वो डेवलप होता है कौन? जर्मनी और इटली, जो कि कहता है कि हम तुम दोनों के ही इकोनॉमिक ऑर्डर में नहीं फंसेंगे, क्योंकि तुम दोनों का ही इकोनॉमिक ऑर्डर एक्सप्लॉइटेटिव है, हम अपना अलग इकोनॉमिक ऑर्डर बनाएंगे। तो जो फासिस्ट रिजीम है वो कहते हैं कि हमारा खुद का इकोनॉमिक ऑर्डर है, और ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुराने जो ऑर्डर हैं हम उसमें यकीन नहीं रखते और हम अपने आप को अलग करेंगे। यही समस्या है, क्योंकि अगर जर्मन और इटली अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना, पूरा रास्ता मैंने आपको दिखाया था। जर्मनी का एम्बिशन क्या था? जर्मनी का एम्बिशन बहुत खतरनाक था, और कैपिटलिज्म के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक था। जर्मनी ये सोच रहा था कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, बल्कान, अगर इटली जुड़ जाए तो और भी अच्छा है, ठीक है। टर्की के रास्ते सारे अरेबियन कंट्रीज से लेकर इंडिया, ये सारा रीजन अगर कनेक्ट हो जाता है तो इंडियन ओशियानिक ट्रेड, मेडिटेरेनियन ट्रेड और अरब से आने वाला तेल, ये सब जर्मनी तक पहुंचेगा, और जर्मनी करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन भर के। यहां से आएगा रॉ मटेरियल, और इधर ही है सारा का सारा कैपिटल भी, लेबर भी और मार्केट भी। जर्मनी करेगा प्रोड्यूस और सबको बेचेगा, और जर्मनी एकमात्र जो है वो इकोनॉमिक शक्ति के रूप में उभरेगा। तो ये जर्मनी की एम्बिशन थी। इसी तरह का एम्बिशन जो है वो मेडिटेरेनियन सी के ट्रेड को कंट्रोल करने का इटली का भी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। It acknowledges the role of private property and profit motive as legitimate incentives for productivity, but only insofar as they do not conflict with the interest of the state. अब देखिए, भले ही वो नाजी जर्मनी हो या वो फासिस्ट इटली हो, ये दोनों ही अपने आप को कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट से अलग कहते हैं। अब कैपिटलिस्ट कहता है कि फ्री मार्केट होगा, ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड होंगे ऑर्गेनाइजेशन, और गवर्नमेंट का कम से कम मतभेद होगा, मतभेद नहीं मतलब गवर्नमेंट का कम से कम इंटरवेंशन होगा किसमें? ट्रेड में। अब कम्युनिस्ट क्या कहता है कि सब कुछ स्टेट हेल्ड होगा, ठीक है, जब तक प्रोलेटरेट की डिक्टेटरशिप नहीं एस्टेब्लिश हो जाती। लेकिन फासिस्ट रिजीम कहता है कि इन दोनों का मिक्सअप है, यानी कि प्राइवेट हेल्ड और बिजनेसेस तो होंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो उसके तहत काम करेंगे। यानी कि इन अ फासिस्ट रिजीम स्टेट हेल्ड बिजनेसेस भी होंगे और प्राइवेट बिजनेसेस भी होंगे, और दोनों आपस में कंपीट भी करेंगे, और दोनों ही जो है वो स्टेट की गाइडलाइंस को फॉलो भी करेंगे। सो दैट मीन्स यहां पर एक ओपन मार्केट वाला सिस्टम भी है, लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रेंड। यहां पर बिल्कुल कंस्ट्रेंड है, बिल्कुल भी आजादी नहीं है, और यहां पर बिल्कुल ओपन है, ठीक है। सो दोनों का मिक्सचर जो है वो आपको फासिस्ट रिजीम में देखने को मिलेगा, एज लॉन्ग एज इकोनॉमिक जो है वो ऑर्डर इज कंसर्न, राइट। आगे बढ़ते हैं। आई होप इकोनॉमिक ऑर्डर, पॉलिटिक ऑर्डर आपको समझ आ रहे होंगे ये, ठीक है। आई होप मैं स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर कर पा रहा हूँगा, ठीक है। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, मैं बार बार बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, रिवीजन पर ध्यान दें, मैं बार बार बोलता हूँ, ठीक है। पिछले सेशंस देखें, बार बार बोलता हूँ। और एक और चीज़ मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आप देख रहे हैं सेशंस और अगर आप जुड़े हुए हैं रेगुलरली, तो आपका जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरा काम पहुँचे, ठीक है। यही मेरा एम्बिशन है। नाउ नेक्स्ट देखिएगा, फासिस्ट गवर्नमेंट्स टेंड टू नेशनलाइज की इंडस्ट्रीज, क्लोजली मैनेज देयर करेंसीज एंड मेक मैसिव स्टेट इन्वेस्टमेंट। तो मैंने आपको बताया ना, फासिस्ट रिजीम में ओपन मार्केट नहीं होगा। जितनी भी बड़ी की इंडस्ट्रीज है, लाइक एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, डिफेंस, ये सारी जो की इंडस्ट्रीज हैं ये स्टेट के हाथ में होगी, ठीक है। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं होंगी, लेकिन जो की इंडस्ट्रीज हैं वो किसके हाथ में होंगी? स्टेट के, राइट। और फासिस्ट जो स्टेट है, जो सरकार है, वही इकोनॉमी को कंट्रोल भी करेगा और रेगुलेट भी करेगा। They also tend to introduce price controls. मैंने बोला ना, control and regulate, so that is price control, wage controls and other type of economic planning measures
बट देयर इज अ स्टेट रेगुलेटेड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज स्पेशली इन द फाइनेंशियल एंड रॉ मटेरियल सेक्टर्स, राइट। तो राज्य क्या करेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी डिसाइड करेगा, किस बिजनेस को कितना रॉ मटेरियल जाएगा, कहां से रॉ मटेरियल आएगा। तो ये जो सारे के सारे इकोनॉमिक प्लानिंग मेजर्स हैं ये कौन लेगा, स्टेट लेगा। और स्टेट की गाइडलाइंस पर ही प्राइवेटली हेल्ड एज वेल एज स्टेट हेल्ड ऑर्गेनाइजेशंस या की इंडस्ट्रीज काम करेंगी। समझ गए आप, आगे बढ़ते हैं। अब फासिज्म में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, ठीक है, कौन कौन सी क्वालिटीज आप फासिज्म में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, राइट। सबसे पहले फासिज्म में नेशनलिज्म होगा। सो फासिज्म यूजुअली इन्वॉल्व्स सम डिग्री ऑफ सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहला है नेशनलिज्म, बेस्ड ऑन द कल्चर, रेशियल एंड और रिलीजियस एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रीजन। सो नेशनलिज्म फासिज्म में कब है और किस तरह का नेशनलिज्म है, एथनिक, देख रहे हैं ना, रिलीजन, एथनिक, इस तरह का नेशनलिज्म जो है वो, या जियोपॉलिटिकल, एक सिमिलर रीजन में रहते हैं तो सिमिलर कल्चर फॉलो करते हैं, सिमिलर रेस के हैं, सिमिलर रिलीजन के हैं, दैट मीन्स एथनिक रिलीजन या सिमिलर जियोपॉलिटिकल रीजन में रहने वाले जो लोग हैं वो तो नेशन है ही। तो इस तरह की नेशनलिटी हमें एक फासिस्ट रिजीम में देखने को मिलती है। दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स इटली में, इटली किसका, इटालियंस का, जर्मनी किसका, जर्मन्स का, राइट। अगला जो ट्रेट है वो देखने को मिलता है टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियनिज्म मैंने आपको बताया था ना, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, ठीक है। सो इट रेगुलेटेड और नियरली एवरी एस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। नेक्स्ट स्टेटिज्म, स्टेट इंटरवेंशन इन, स्टेटिज्म का मतलब यह है, अब देखिए टोटलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि पूरी तरह कंट्रोल करता है, तो कुछ जगहों पर पूरी तरह कंट्रोल भी करता है। और स्टेटिज्म का मतलब है इंटरवेंशन, यानी एजुकेशन कौन देगा, जैसा स्टेट कहेगा वैसा एजुकेशन मिलेगा। हेल्थ केयर कैसा होगा, जैसा स्टेट कहेगा वैसा हेल्थ केयर होगा। आप छाप क्या सकते हो, जैसा स्टेट कहेगा वैसा आप प्रिंट कर सकते हैं, वैसा आप पब्लिश करेंगे। तो स्टेट इंटरवेंशन हर चीज में, आप कपड़ा कैसा पहनेंगे स्टेट बताएगा, आप सोसाइटी किस तरह का जो है वो सोशल फंक्शंस रखेंगे वो भी स्टेट बताएगा, आपका किस तरह का इकोनॉमिक ऑर्डर रहेगा, क्या ट्रेड कर सकते हैं, किसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो यानी कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सभी गाइडलाइंस एक पूरे नेशन के लिए कौन देगा, राज्य देगा, ठीक है, स्टेट देगा। यानी कि स्टेट की जो आइडियोलॉजी है वो सब पर इंपोज्ड होगी। सो दैट इज स्टेटिज्म। सो हमें फासिज्म में स्टेटिज्म भी देखने को मिलता है। क्या फासिज्म में पेट्रियटिज्म देखने को मिलता है, फादरलैंड के प्रति जो है वो, मातृभूमि के प्रति जो है वो मतलब प्रेम, बहुत गहरा प्रेम, तो बिल्कुल देखने को मिलता है। पॉजिटिव एंड सपोर्टिव एटीट्यूड्स टू फादरलैंड। नेक्स्ट इज ऑटोक्रेसी। क्या फासिज्म में ऑटोक्रेसी देखने को मिलती है, क्या फासिज्म में कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड रूलर होता है, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल सभी ऑर्डर्स को डिक्टेट करता है। रादर, गूगल लिख दिया यहां पर, पावर इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल सेल्फ प्रोक्लेम्ड रूलर। ये रादर गूगल नहीं आएगा, ठीक है। पावर इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल सेल्फ प्रोक्लेम्ड रूलर, एक व्यक्ति के हाथ में सारी शक्ति है, ठीक है। सो देखिएगा, सो नेशनलिज्म, एक एक करके सारे पॉइंट देखते हैं। नेशनलिज्म क्या फासिज्म में है, बिल्कुल है। टोटलिटेरियनिज्म फासिज्म में है, बिल्कुल। स्टेटिज्म है, बिल्कुल है। पेट्रियटिज्म है, बिल्कुल है। ऑटोक्रेसी है, बिल्कुल है। बेनिटो मुसोलिनी ने खुद को प्रीमियर घोषित कर दिया। उस साइड अडोल्फ हिटलर चांसलर था, लेकिन राजा, वहां के प्राइम मिनिस्टर सबसे जो है वो, मतलब वहां के प्रेसिडेंट सबसे ऊपर आ गया शक्ति में। तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रूलर्स, ऑटोक्रेसी जो है वो सेल्फ प्रोक्लेम्ड रूलर की जो पूरा का पूरा सिस्टम होगा वो ऑटोक्रेसी है। और जी हाँ, बिल्कुल हमें फासिज्म में ऑटोक्रेसी भी देखने को मिलती है। आगे देखिए, फासिज्म में क्या मिलिटरिज्म देखने को मिलता है, बिल्कुल। जर्मनी ने ब्रिटेन और फ्रांस को कहा 1933 में कि आप अपने आप को डिसआर्म करो। खास तौर पे फ्रांस को कहा कि अगर तुम डिसआर्म करने को तैयार हो तो मैं भी डिसआर्म करने को तैयार हूं, अदरवाइज मैं इस डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस से जर्मनी को बाहर निकाल रहा हूं, लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को बाहर निकाल रहा हूं, और मैं अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ोतरी करूंगा। सो इटली एज वेल एज जर्मनी ने अपनी सैन्य शक्ति को मल्टीफोल्ड बढ़ाया। तो बिल्कुल मिलिटरिज्म जो है वो फासिज्म रिजीम की कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। मेंटेनिंग ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री capability and being prepared to use it aggressively to defend or promote national interest। तो सबसे पहला
जापान ने किया था अग्रेशन वैसे तो 31 में, लेकिन यूरोप में सबसे पहले अग्रेशन इटली ने किया जब उसने इथियोपिया को कंट्रोल किया, राइट। और फ्रांस के साथ तो इटली का पुराना कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था। फिर उसके बाद जर्मनी ने ऑस्ट्रिया को, राइनलैंड को, चेकोस्लोवाकिया को और फिर पोलैंड को, राइट। सो मिलिटरिज्म इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फासिज्म ऑब्वियसली। नेक्स्ट कॉर्पोरेटिज्म। कॉर्पोरेटिज्म कुछ हद तक है, एग्जैक्टली नहीं है लेकिन कुछ हद तक है। देखिए क्या है, एनकरेजमेंट ऑफ अनइलेक्टेड बॉडीज विच एक्सर्ट्स कंट्रोल ओवर द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द रिस्पेक्टिव एरियाज। अब देखिए अनइलेक्टेड बॉडीज, नाजी पार्टी में से जो फेमस हो गया, जो पावरफुल हो गया नाजी पार्टी में, ठीक है, उसी तरह जो फासिस्ट रिजीम है वहां पर जो पॉपुलर लीडर हो गया वो अब सोशल और पॉलिटिकल जितने भी मतलब एस्पेक्ट्स हैं सिविक लाइफ के, जर्मनी और इटली के, उनको डिक्टेट, उनको कंट्रोल करना शुरू हो गया। उनको इलेक्ट नहीं किया गया। दैट मीन्स यानी कि मान लीजिए आपका होम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट ना किया करके, मतलब होम मिनिस्टर, सारी नॉट होम मिनिस्टर लेकिन प्राइम मिनिस्टर, मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर या जितने भी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स हैं उनको इलेक्ट ना करके उनको जो है वो अपने हिसाब से कोई एक अथॉरिटी जो है वो चूज करके अपना बंदा जाकर बिठा दें, ठीक है। सो दैट इज कॉर्पोरेटिज्म। नेक्स्ट इज पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म का मतलब डायरेक्ट अपील्स टू द मासेस यूजुअली बाय करिज्मेटिक लीडर। लाखों लोगों को संबोधित करना, भयंकर जबरदस्त एनर्जी से भरे भाषण देना, जैसे हिटलर दिया करता था। हिटलर ने काम बहुत किए हैं लेकिन उसकी जो ओरेशन स्किल्स हैं, ओरेटर ही जो है वो हिटलर की, वो काम कर गई। सो पॉपुलिज्म, ठीक है, जनता को संबोधित करके, जस्ट नॉट जस्ट मास जो है वो मतलब गैदरिंग्स के माध्यम से, लेकिन प्रिंट मीडिया, पैम्फलेट्स हो गया और मूवीज वगैरह, यानी कि मीडिया के हर सोर्स का यूज करते हुए जनता को अगर मोटिवेट करना, मैनिपुलेट करने का काम कर रहे हैं अगर करिज्मेटिक लीडर्स, तो उसको कहा जाता है पॉपुलिज्म। तो जी हाँ, फासिज्म का पॉपुलिज्म भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। ये उल्टा बोल दिया, पॉपुलिज्म फासिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट देखते हैं कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म का मतलब स्ट्रेस ऑन ह्यूमन इंडिपेंडेंस रादर देन ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो कलेक्टिविज्म का मतलब यह है कि जर्मन पीपल एज अ होल, इटालियन पीपल एज अ होल जो है वो जुड़कर रहे, यानी कि किसी मतलब इंडिविजुअल को एक्सप्रेस करने की जो है वो आजादी ना देकर जर्मन पॉपुलेशन की सिमिलर जो है वो उनकी सोच डेवलप करवाई जाए, ठीक है। सो दैट इज कलेक्टिविज्म। तो जी हाँ, एक फासिस्ट रिजिम में कलेक्टिविज्म भी था, ठीक है। सो ये फासिस्ट रिजिम के ये सब क्वालिटीज जो है वो फासिस्ट रिजिम में है। क्या क्या, यहां से देखिए, हमने देखा नेशनलिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, स्टेटिज्म, पेट्रियटिज्म, ऑटोक्रेसी और मिलिटरिज्म, कॉर्पोरेटिज्म, पॉपुलिज्म, कलेक्टिविज्म। अब देखते हैं कि क्या नहीं है, ठीक है। इट यानी कि फासिज्म यूजुअली एक्सप्रेसेस ऑपोजिशन टू द फॉलोइंग। फासिज्म किसका ऑपोजिशन करता है? तो सबसे पहले लिबरलिज्म का, क्योंकि लिबरलिज्म क्या कहता है कि स्टेट का इंटरवेंशन कम से कम हो और कोशिश ये रहती है कि हो ही ना, राइट। पॉलिसीज ऑफ मिनिमल इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। लेकिन फासिज्म तो कहता है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल। फासिज्म टोटलिटेरियन है, अथॉरिटेटिव है। नेक्स्ट इज कम्युनिज्म। अब कम्युनिज्म भी यही कहता है कि सारा का सारा जो है वो सिस्टम स्टेट के कंट्रोल में हो, ठीक है। लेकिन फासिज्म भी यही कहता है कि ज्यादा सिस्टम स्टेट के कंट्रोल में हो। लेकिन फासिज्म कैपिटलिज्म को भी अलाउ करता है ताकि इकोनॉमी डेवलप हो, ठीक है। सो कम्युनिज्म में स्पेसिफिकली मार्क्सिज्म, क्योंकि मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म के अपोज में है और फासिज्म कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है एज लॉन्ग एज इट इज अंडर द स्टेट, ठीक है। बट जनरली एनी कम्युनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कम्युनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिज्म जो है वो राज्य को शक्ति से उतरने के लिए बातें करने वाला है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। और फासिज्म में जो है वो राज्य शक्ति में रहना चाहिए, स्टेट शक्ति में रहना चाहिए, सब कुछ स्टेट के कंट्रोल में भी होना चाहिए और कैपिटलिज्म भी रहना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी से तो दूर भागते हैं फासिस्ट। फासिस्ट कहते हैं कि ये जो डेमोक्रेटिकल सिस्टम है ना, बहुत सारे लोग, ब्यूरोक्रेटिक जो सिस्टम है ये बहुत स्लो है, ये बहुत ज्यादा करप्ट है और इसी की वजह से सारी इकोनॉमिक समस्याएं हैं, ठीक है। मेजॉरिटी रूल एंड कंपिटिटिव इलेक्शंस विद फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड सम डिग्री ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो डेमोक्रेसी, और किस तरह की डेमोक्रेसी? लिबरल डेमोक्रेसी से तो खास तौर पे फासिस्ट रिजीम डरते हैं, ठीक है, या दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम डेमोक्रेसी जितना नोबल दिखता है उतना ही ज्यादा इविल है,
क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में आम लोगों को वोट देने का हक आ जाता है और आम लोगों को मैनिपुलेट करने का काम फिर लीडर्स कर देते हैं। तो कैपिटलिज्म, सो बेसिकली एक डेमोक्रेसी या एक लिबरल डेमोक्रेसी में जो कैपिटलिस्ट हैं वो स्टेट से मजबूत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिस्ट है फिर वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करने लग जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, अकॉर्डिंग टू फासिस्ट और जो नाजिज्म है उनके अकॉर्डिंग। और कम्युनिज्म भी यही बोलता है कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो कैपिटलिस्ट हैं वो स्टेट को कंट्रोल करने लग जाते हैं। और कम्युनिज्म भी चाहता है कि स्टेट के कंट्रोल में सब कुछ रहे, और फासिस्ट भी चाहता है कि कैपिटलिज्म स्टेट के कंट्रोल में रहे। यानी कैपिटलिज्म नाम का जो भेड़िया है, जो कैपिटलिज्म जो है वो उनके कंट्रोल में रहे, वो कैपिटलिज्म के कंट्रोल में ना आए। ठीक है। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिज्म। अब फासिज्म कहता है कि पूरा राष्ट्र, पूरा नेशन जो है वो सेम आइडेंटिटी के साथ जो है वो आगे बढ़े। सो इंडिविजुअलिज्म, कोई एक व्यक्ति अलग होगा तो वो क्रिटिक करेगा सबका। ठीक है। So stress on human independence and the importance of individual self-reliance and liberty. So that is individualism, and individualism got opposition from a fascist regime. So democracy, individualism, communism, liberalism are some notions that are not welcome in a fascist regime. Right? So I hope समझ आया होगा आपको fascist regime क्या है। ठीक है। fascist regime में इतिहास क्या है? बेनिटो मुसोलिनी से शुरू हुआ है, प्रायर कोई इतिहास नहीं है। तो मुसोलिनी किस तरह शक्ति में आया वो सब पॉइंट्स मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में इटली का क्या इतिहास है वो भी मैं आपको करा चुका हूं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फासिज्म। फासिज्म के टाइप्स क्या है? सबसे पहले इटालियन फासिज्म। इटालियन फासिज्म क्या है? इट इज अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल मूवमेंट which ruled Italy from 1922 to 1943 under the leadership of Benito Mussolini. So after the Treaty of Versailles 1919, Italy was not happy, and खास तौर पे Mussolini and his supporters were not happy by the Treaty of Versailles and the treatment of Italy by the League of Nations. So Mussolini captured the power, proclaimed himself the premier of Italy, and imposed an authoritarian regime, and he himself called it a fascist regime. राइट। सो इटालियन फासिज्म जो है वो कहां से शुरू होता है? जब बेनिटो मुसोलिनी जो है वो इटली के शासन को एक फासिस्ट शासन कहते हैं 1922 में। और 1943 में जब जर्मनी को, मतलब जर्मनी जो है वो भाग कर आते हैं मुसोलिनी और इटली को सरेंडर कर देते हैं किसे? एलाइज को। तब जाकर जो है वो फासिस्ट रिजीम इटली से खत्म होता है। ठीक है। सो इट इज द ओरिजिनल मॉडल विच इंस्पायर्ड अदर फासिस्ट आइडियोलॉजीज एंड इज जनरली referred to simply as fascism. So इटली का जो फासिस्ट मॉडल है दैट इज ओरिजिनल। इस फासिस्ट मॉडल को जर्मनी ने अडॉप्ट किया, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया तो जर्मनी का हिस्सा ही बना, और साउथ अमेरिका के कई जो है वो कई नेशंस ने फासिज्म को अडॉप्ट किया। It grew out of Mussolini's desire to reaffirm Italian national identity and pride after so many centuries of disunity leading up to unification of 1870. So Italy, though Italian speaking people had a peninsula, और रोमन कल्चर वहां पर बहुत समय तक, रोमन एम्पायर बहुत स्ट्रांग रहा है। सो बिसाइड्स इट बीइंग वन ऑफ द अर्लीस्ट, लेट्स जस्ट से वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस। ठीक है। शुरुआती सिविलाइजेशन जो है वो इतना पुराना जो है वो इतिहास है इटली का, और इटली जो है वो बिखरा हुआ है। तो इटली को इकट्ठा किया गया 1870 में। उसके बाद धीरे धीरे मुसोलिनी जो है वो फासिस्ट रिजीम, मुसोलिनी ने 1922 में जाकर जो है वो प्रोक्लेम कर दिया कि फासिस्ट है अब इटली। ठीक है। और फासिज्म की डेफिनेशन हमने देख ली। नेक्स्ट देखिएगा। सिमिलर मूवमेंट्स अपीयर्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप, जापान एंड लैटिन अमेरिका बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। सो फासिज्म को जापान ने भी फॉलो किया। ठीक है। यूरोप में, जर्मनी में भी फासिज्म नजर आया, और जर्मनी के एलाइज जो राष्ट्र हैं वहां पर भी। राइट। और उसके अलावा साउथ अमेरिका की भी कई कंट्रीज जो यूएस से परेशान थी वो फासिस्ट रिजीम को ज्वाइन करने के लिए तैयार हुई, जैसे कि अर्जेंटीना। ठीक है। ब्राजील वगैरह भी। नाजिज्म, अब नेक्स्ट चीज आता है, अगला तरीके का है नाजिज्म। और नेशनल सोशलिज्म रेफर्स टू आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिस ऑफ जर्मन नाजी पार्टी और नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी अंडर एडोल्फ हिटलर बिटवीन 1933 से 1945। सो जर्मनी में फासिज्म का रूप लिया नाजी पार्टी ने। ठीक है। नाजी पार्टी क्या है? नेशनलिस्ट
नेशनल सोशलिज्म है ये, ठीक है। सो वहां से नेशनल सोशलिज्म से निकला है नाजी। सो इट्स अ लेट्स से कि जर्मनाइज्ड वर्ड है ये, राइट। और हिटलर के अंडर जो है वो नाजी पार्टी काम करा। 1933 में चांसलर बना हिटलर, और 33 से लेकर 45 हिटलर की सुसाइड तक, मतलब कथित है सुसाइड है, ठीक है, प्रूवन नहीं है। इट वॉज स्ट्रांगली नेशनलिस्ट, टोटलिटेरियन, रेसिस्ट, एंटी Semitic, anti-communist government which grew up in the aftermath of German humiliation after the World War I, which was partly blamed on Germany's Jews। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि हिटलर क्यों भड़का हुआ था। अब देखिए, जो कैपिटलिस्ट राष्ट्र है ना, उन्होंने हिटलर का मजाक बनाया हुआ है। उन्होंने कहा कि हिटलर को बर्लिन की जो आर्ट, मतलब जो डिपार्टमेंट है बर्लिन यूनिवर्सिटी का, वहां पर स्कॉलरशिप नहीं मिली, वहां पर जो है वो एंट्री नहीं मिली, मतलब रिपीटेड उसने अटेम्प्ट किया तो भी नहीं मिला। तो उस चीज के फ्रस्ट्रेशन में उसने जो है वो एक पूरा राष्ट्र जो है वो गट दिया, ठीक है। डाउनफॉल अगर आप एक मूवी देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा कैपिटलिस्ट राष्ट्रों के या यूएस के प्रोपेगेंडा में बनाई गई है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बैलेंस्ड पिक्चर देता हूं। 1919 की ट्रीटी ऑफ वर्साई के बाद, ठीक है, जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगभग 70 से 75% एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जर्मनी का ज्यू पॉपुलेशन के हाथ में था, और वो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो यूएस के कैपिटलिज्म के कंट्रोल में, यानी कि उधार में आ गया। क्यों? क्योंकि यूएस में भी बैंक्स जो है वो किसके पास थे। अब ये सारा पॉइंट ऑफ व्यू में ये एंटी सेमेटिक बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि एंटी सेमेटिक का मतलब होता है क्या, जो ज्यूज के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स हैं उनको एंटी सेमेटिक कहते हैं। तो मैं आपको ये एंटी सेमेटिक आइडियोलॉजी समझा रहा हूं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि क्यों जर्मनी में हिटलर या नाजी पार्टी जो है वो इतनी स्ट्रांग उभर कर आई, ठीक है। सो पहले तो जर्मन पार्टी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, फिर मैं आपको एंटी सेमेटिज्म पूरा समझाता हूं। सबसे पहला, स्ट्रांग नेशनलिस्ट है, क्योंकि जर्मन पॉपुलेशन, जर्मन एज अ नेशन, ठीक है, जर्मन भाषा के लोग जो है आपस में जुड़ कर रहे हैं, इस आइडियोलॉजी को प्रोमलगेट किया गया। नेक्स्ट चीज, टोटलिटेरियन है। नाजी पार्टी और नाजी पार्टी के प्रीमियर, नाजी पार्टी के फ्यूरर और उनकी छोटी सी काउंसिल के हाथ में पूरा का पूरा नाजी जर्मनी था। तो नाजी जर्मनी के सभी प्राइवेट एज वेल एज स्टेट की इंडस्ट्रीज एंड ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज वर अंडर द नाजी पार्टी। भले ही वहां पर कैपिटलिज्म था, लेकिन था नाजी पार्टी कंट्रोल में, ठीक है। सो टोटलिटेरियन, रेसिस्ट, एंटी सेमेटिक, ठीक है, ये समझाता हूं मैं आपको। रेसिस्ट एंटी सेमेटिक का मतलब जो ज्यूज के खिलाफ है वो एंटी सेमेटिक है। एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट यूएसएसआर के खिलाफ एंटी कम्युनिस्ट है, विच ग्रू इन द आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्साई में ह्यूमिलिएट किया गया है जर्मनी को, वहां से ये जो सेंटिमेंट बना है नासिज्म का वो डेवलप हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको समझाता हूं। अब वर्ल्ड वॉर वन में यूएस तो चाहता था कि लीनियंट हो, लेकिन फ्रांस के प्रेशर में आकर बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो की गई जर्मनी के साथ ट्रीटी, ठीक है। जर्मन पॉपुलेशन जो कि बहुत ज्यादा प्राउड पॉपुलेशन थी, उस समय सभी प्राउड थे, क्योंकि 19th सेंचुरी नेशनलिज्म की सेंचुरी थी। तो सभी राष्ट्र जो है वो अपने नेशन को लेकर प्राउड थे। इंग्लिश वर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, जापानीज वर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, जर्मन्स वर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, राइट। सो अगर उनके ऊपर इंपोज कर दी गई है इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट ट्रीटी, और उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हेल्ड बाय ज्यूज हैं, उन्होंने अगर कोई ऑपोजिशन नहीं दिया और मान लिया उस बात को, तो जो जर्मन पॉपुलेशन है, जो नॉन ज्यू पॉपुलेशन है जर्मनी की, वो थोड़ी सी भड़क खा गई। तो ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। ऐसा नहीं है, जो ज्यूज पॉपुलेशन है वो भी भड़क खाई हुई थी, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रेशर था उनके ऊपर, बहुत लोगों को काम करना पड़ा बहुत कम वेतन पर, ताकि उधार चुकाया जा सके जीतने वाले नेशंस का, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि जो नॉन ज्यू पॉपुलेशन है ना जर्मनी की, वो कहती रही कि ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है वो, ये ट्रीटी ऑफ वर्साई जो है वो मतलब अनजस्ट है और नई ट्रीटी आनी चाहिए। लेकिन जो ज्यू पॉपुलेशन है, जो बैंक्स हैं, क्योंकि ज्यू पॉपुलेशन के द्वारा हेल्ड थे वो बैंक्स, उन्होंने बात जो है वो जर्मन लोगों की, नॉन ज्यू पॉपुलेशन की नहीं मानी, ठीक है। ऐसा जो है वो नॉन जर्मन पॉपुलेशन का पॉइंट ऑफ व्यू में आपको एंटी सेमिटिज्म समझा रहा हूं कि क्यों है, ठीक है। इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि जितने भी जर्मन बैंक्स हैं, ठीक है, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन जर्मन बैंक्स कोलैप्स किए। प्रायर टू वर्ल्ड वॉर वन ज्यू हेल्ड जर्मन बैंक्स जो है वो आए समय कोलैप्स करते रहते थे, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो ये सारे बैंक्स जो है वो यूएस से अलाइन हो गए, और 1929 का जो क्रैश है, उस क्रैश के बाद तो सारी नॉन ज्यू पॉपुलेशन सड़क पर आ गई,
सारी नहीं, मतलब काफी बड़ा हिस्सा, सब्सटेंशिएटिव हिस्सा काफी बड़ा सड़क पर आ गया, बेरोजगार हो गया, भूखमरी फैल गई, बीमारियां फैल रही हैं, हेरोइन एडिक्शन फैल रहा था। और इसको सप्रेस करने के लिए ज्यूज द्वारा ही हेल्ड जो है वो क्या थे, थिएटर्स थे, ठीक है, ज्यूज द्वारा ही हेल्ड जो है वो मीडिया हाउसेस थे। और यहां पर चल रही थी डिबॉचरी। डिबॉचरी किस तरह की, ओवर सेक्सुअलाइजेशन वुमेन का, ठीक है, और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करना, पोर्नोग्राफी को प्रमोट करना, और ये सब जो है वो ये सारे बिजनेसेस ज्यूज के हैंड में थे। तो हिटलर और हिटलर जैसे अन्य कई सारे लोग जो कि नॉन ज्यू पॉपुलेशन थी, और वो चाहते थे कि जो नॉन ज्यू नेटिव जर्मन पॉपुलेशन है, क्योंकि देखिए ज्यूज के साथ, ज्यूज और क्रिश्चियन लोगों का कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ज्यूज लोगों का नेटिव भूमि नहीं है। होली रोमन एम्पायर जो है वो ज्यूज का नेटिव नहीं है, वो आए हैं यहां पर मूव करते हुए, ठीक है, और यहां पर आके उन्होंने यहां की इकोनॉमी को डोमिनेट कर दिया और यहां के नेटिव्स को तड़पाया है, कई सेंचुरी से तड़प रहे हैं वो। उनके बैंकिंग, मतलब उनके बैंक्स जो हैं वो आए समय क्रैश हो जाते हैं और जर्मन पॉपुलेशन का पैसा खा जाते हैं वो, और मतलब ट्रेड में उन्होंने जो है वो बहुत मतलब बेईमानियां करके जो है वो जर्मन पॉपुलेशन को तड़पा के रखा उन्होंने, ठीक है, सारी इंपॉर्टेंट पोस्ट उनके पास है, सारा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑर्डर उनके पास है। तो जर्मनी में ही जर्मन पॉपुलेशन पिस रही है, किसकी वजह से, ज्यूज की वजह से। ये एंटी सेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं मैं, अपना नहीं बता रहा, ठीक है, मैं आपको एंटी सेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं। सो उनका कहना ये था, और ये कहीं ना कहीं सच भी है, कुछ पॉइंट्स इनके सच भी हैं, झूठ नहीं है, ठीक है। तो एंटी सेमेटिक जो पॉइंट ऑफ व्यू, उनका कहना यह था कि जो ज्यू पॉपुलेशन है, एंड नॉट जस्ट ज्यू पॉपुलेशन को जो ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस बैक कर रहा है जर्मनी की ज्यू पॉपुलेशन को, इसकी वजह से जो नॉन ज्यूइश जर्मन नेटिव पॉपुलेशन है वो पिस रही है, ठीक है, वो बेरोजगार है, वो सड़कों पे है, वो पोर्नोग्राफी की लत में है, वो डिबॉचरी की लत में है, वो हेरोइन के एडिक्शन में है, ठीक है, ओपियम के एडिक्शन में। उनको अब उभार कर बाहर लेकर आना है, तो एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो वो काम किया जर्मनी में हिटलर ने, ठीक है। सबसे पहले हिटलर ने लीग ऑफ नेशन से जर्मनी को बाहर निकाला, और इवेंचुअली धीरे धीरे हिटलर ने जो है वो जर्मनी में इकोनॉमिक ऑर्डर को डेवलप किया। एक बार जर्मनी में इकोनॉमिक ऑर्डर को डेवलप कर दिया, फिर उसने ज्यूज को टारगेट करना शुरू किया कि उसके अंदर ज्यू के प्रति हेट थी कि ज्यूज की वजह से हमारे लाखों लोग मर चुके हैं और कई जनरेशन तबाह हुई हैं, तो मैं एक काम करूंगा, मैं सभी ज्यूज को मार दूंगा। तो इस तरह की हेटरेट थी उसके मन में, इसीलिए उसने इतने बड़े लेवल पर हॉलोकॉस्ट किया, जो कि गलत है। वो जो घृणा थी, वो जो हेटरेट थी, वो गलत थी। अगर कोई उसको इशू था तो वो डिप्लोमेटिकली सॉल्व कर सकता था, जो कि वो 1936 तक करता रहा। लेकिन 1936 तक आते आते उसको महसूस हुआ कि मेरे पास शक्ति अपार हो गई है, फिर उसने अग्रेशन करना शुरू किया, ठीक है। सो दिस इज एंटी सेमेटिक, ये है एंटी सेमिटिज्म, कि जो ज्यू पॉपुलेशन है उन्होंने जो इकोनॉमिक ऑर्डर को अपने कंट्रोल में कर रखा है, मीडिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है, जिससे पूरी सोसाइटी जो है वो कंफ्यूज्ड है। आज भी वही हाल है, ठीक है, बदला नहीं है। इकोनॉमिक ऑर्डर भी, मतलब जो एंटी सेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक ऑर्डर भी उन्हीं के हाथ में है, और ये पूरा मीडिया हाउसेस भी उन्हीं के हाथ में है, और वो आम जनता को डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है उन्होंने, ठीक है, डिबॉचरी में उलझा रखा है, राइट। आम जनता जो है वो, जवान लड़के भारत के जो हैं वो, समझ रहे हैं, वो ब्रह्मचार्य को जानते ही नहीं है क्या है वो। सो ये जो डिबॉचरी है, ये जो अय्याशियां हैं, इसके अगेंस्ट जो है वो फासिज्म खड़ा हुआ, ताकि अपने राष्ट्र को रिबर्थ किया जा सके, स्ट्रांग बनाया जा सके। तो जो बैक की पीछे की आइडियोलॉजी है वो ये है, जो आपको बहुत कम जगह पर पढ़ाई जाएगी, क्योंकि मैंने बोला ना, तोलना एक ही तराजू में नहीं तोलना, सभी पॉइंट ऑफ व्यूज को देखना है, और एक बैलेंस्ड जो है वो आपको कंक्लूजन क्रिएट करना है। सो दिस इज एंटी सेमिटिज्म। एंटी कम्युनिस्ट तो मैंने आपको बताया ही, क्योंकि कम्युनिज्म जो है वो स्टेट चाहता ही नहीं था, और जो फासिस्ट है वो कहता है कि सब कुछ स्टेट के हाथ में होना चाहिए। सो एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट तो रहेगा ही। आई होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ आया होगा। फिर से देख लेते हैं, फिर से मैं आपको बताता हूं कि जर्मनी की जो नाजी पार्टी है, जो नाजी सरकार है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। इट वाज स्ट्रांगली नेशनलिस्टिक, टोटलिटेरियन, रेसिस्ट क्यों? क्योंकि जनता को जोड़कर रखना है, जर्मन पॉपुलेशन को जोड़ना है, और जर्मन पॉपुलेशन सारे ब्लू आइड, कुछ ब्लॉन्ड कुछ ब्रूनेट्स, लेकिन ब्लू आइड, तो वो आर्यन कह रहे हैं अपने आप को कि हम आर्यंस हैं, ठीक है, हम शुरुआती नेटिव्स हैं यहाँ इस रीजन के। हमारे राजा को जो है वो पोप ने कॉरोनेट किया था, ये होली रोमन एम्पायर है, ठीक है, और हम होली रोमन एम्पायर के बाशिंदे हैं। ज्यूज बाहर से आए हैं, ज्यूज फलस्तीन से आए हैं, उनको जो है वो वापस वहीं
भेजो या हमारे यहां से बाहर निकालो, कहीं मर्जी जाएं। तो ज्यूज के साथ ना समस्या चली रही है। उनको फलस्तीन से निकाला गया, ठीक है, उनको रशिया से निकाला गया, उनको इटली वाले रीजन से निकाला गया। क्यों? क्योंकि जब इस्लाम स्ट्रांग हुआ तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में कॉन्फ्लिक्ट आया, और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में ट्रेड बनाए रखने का काम किया ज्यूज ने। इसीलिए दोनों साइड, इस्लामिक साइड भी और क्रिश्चियनिटी साइड भी, जो इकोनॉमिक ऑर्डर है वो धीरे धीरे ज्यूज के कंट्रोल में आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने मध्यस्थता का रोल जो है वो निभाया। ठीक है। सो ज्यूज की हिस्ट्री आपको किसी और लेक्चर में डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ओवरव्यू एक बिल्कुल हल्का सा ग्लिम्स मैंने आपको दिया, नॉट ओवरव्यू। सो एंटी सेमिटिक यानी एंटी ज्यू, एंटी कम्युनिस्ट, तो मैंने आपको बताया ही, कम्युनिज्म चाहता है स्टेट ना हो और फासिज्म चाहता है एक स्ट्रॉन्ग स्टेट हो। ठीक है। विच ग्रू अप in the aftermath of German humiliation after World War I, which was partly blamed on Germany's Jews. ठीक है, पार्टली ब्लेम्ड, पूरी तरह नहीं, एंटायरली नहीं। यूएस और फ्रांस पर भी ब्लेम डाला गया, थोड़ा ऑस्ट्रिया पे ब्लेम डाल दिया कि तुम कमजोर रह गए, तुम अगर मजबूत रहते तो हमें जो है वो तुम्हारी मदद करने के चक्कर में रशिया से हम इतना पिटते नहीं। ठीक है। तो अपने ही साथियों पर भी जर्मनी ने जो है वो ब्लेम डाला। नेक्स्ट देखिएगा, हिटलर पब्लिश्ड हिज पॉलिटिकल बिलीव्स इन माइन कैम्प। अब माइन कैम्प एक बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि एक लेवल पे तो हाईएस्ट सेलिंग बुक्स में रही है माइन कैम्प, और माइन कैम्प बहुत इंटरेस्टिंग किताब है, पढ़नी चाहिए। सो हिटलर ने पूरा का पूरा जो अपना नाजी पार्टी का जो एजेंडा है पूरा समझाया उसने माइन कैम्प में, कि किस तरह ज्यूज ने इकोनॉमिक ऑर्डर बर्बाद किया, किस तरह ज्यूज ने नेटिव जर्मन पॉपुलेशन को बर्बाद किया। ठीक है। इन 1925 एंड इंस्पायर्ड बाय इटालियन फासिज्म ऑफ मुसोलिनी अज्यूम्ड डिक्टेटोरियल पावर्स एज चांसलर इन 1933। तो मुसोलिनी के फासिज्म से इंस्पायर होकर उसने भी नाजिज्म जो है वो एस्टेब्लिश किया जर्मनी में, राइट। सो नाजिज्म इज एसेंशियली फासिज्म, बट फॉर जर्मनाइजेशन या जर्मनाइज्ड वर्ड इज नाजी, राइट। हिज बिलीफ इन द सुपीरियरिटी ऑफ आर्यन रेस and the possibility of eugenics, his fierce anti-Semitism and anti-communism combined with his militaristic and expansionist ambitions led to World War II. अब देखिए वर्ल्ड वॉर टू क्यों हुआ? सबसे पहले तो उसने जनता को इकट्ठा करना था, तो जनता को विश्वास दिलाना था कि तुम सुपीरियर हो। तो आर्यन, क्योंकि उसको ऐसा एक सिंबल चाहिए था जिस सिंबल से सभी लोग जुड़े, तो वो सिंबल उसको मिला किसमें? स्वास्तिका में। और स्वास्तिका जो है वो आर्यन ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है, काफी पुराना सिंबल है। तो एक इस सिंबल से उसने, और आर्यन कहकर, समझ रहे हैं, आर्यन कहकर उसने पूरी की पूरी जर्मन पॉपुलेशन को जोड़ दिया आपस में। तो ये एक तरीका था, बेसिकली एक पॉलिटिकल मूव था उसका, कि सारी पॉपुलेशन जुड़ जाए, यूनिफाई करना है ना पॉपुलेशन को। तो एक सिंबल दिखाकर और एक नाम दिखाकर जो है वो सारी पॉपुलेशन को इकट्ठा किया। और क्यों जो है वो लोग इकट्ठा होंगे और क्यों एफिशिएंसी बढ़ेगी? अगर लोग में प्राइड आएगा। तो आर्यन को उसने जो है वो सबसे प्राउड और सबसे प्योर रेस बता दिया। ठीक है। उसने कहा कि हम नीली आंखों वाले हैं, हम सबसे लंबे कद के, हम सबसे गोरे चिट्टे, हमारे शरीर सबसे हेल्दी हैं। ठीक है। तो हम सबसे प्योर और सबसे स्ट्रांग जीन है, राइट। पॉसिबिलिटी ऑफ यूजेनिक्स, यूजेनिक्स का मतलब रेशियल, मतलब आप ये कह सकते हैं कि वापस जो है वो प्योरिटी होना। जैसे हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग एक बार धर्म भ्रष्ट हो जाए तो आप मतलब सीधा जो है वो शूद्र में चले जाते हैं। मान लीजिए किसी ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट हो जाए तो वो शूद्र में चला जाता है, वापसी का कोई चारा नहीं है। लेकिन हिटलर कह रहा है कि यूजेनिक्स का जो है वो रेशियल प्यूरिफिकेशन का स्कोप है, रेस को प्योर किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? बाकी सब रेसेस को हटा दो, तभी जो है वो आर्यन रेस प्योर होगी। आर्यन लोग नॉर आर्यन लोगों के साथ जो है वो ब्लड मिक्स करेंगे ही नहीं। ठीक है। इज फियर्स एंटी सेमिटिज्म, एंटी ज्यू भावना मैंने आपको बताई क्यों थी, उसके पीछे उनका कारण क्या था। एंड एंटी कम्युनिज्म तो मैंने आपको बताया, कम्युनिज्म चाहता है स्टेट ना हो और फासिज्म चाहता है स्टेट हो, स्टेट ही हो। कंबाइंड विद मिलिटरिस्टिक एंड एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन। अब देखिए उसके पास, उसने इकोनॉमी को डेवलप कर दिया। ठीक है। पॉपुलर सपोर्ट जो है वो आर्यंस का उसके पास है, यानी कि इकोनॉमी उसके कंट्रोल में, पॉलिटी उसके कंट्रोल में, सोसाइटी उसके कंट्रोल में। तो अब वो क्या करेगा? मिलिट्री उसके कंट्रोल में, तो अब वो करेगा एक्सपेंड। तो वही उसने किया भी, अपना खोया हुआ, जर्मनी का खोया हुआ रीजन भी लिया, चेकोस्लोवाकिया को कंट्रोल में लिया, ऑस्ट्रिया हंगरी को लिया, और पोलैंड पर जब अटैक किया तो वर्ल्ड वॉर 2 छिड़ गया। सो दैट मीन्स उसकी एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन, वो लेबेनस्ट्रॉन बनाना चाहता था।
देखिए पता है कहाँ कहाँ पर जो जर्मनी और या जो नाजी पार्टी के जो लोग हैं उनके जो बाद में डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, तो जर्मनी का एम्बिशन ये था कि ज़्यादा बड़ा नहीं, जर्मनी का एम्बिशन था जो उराल माउंटेन्स है ना, उराल माउंटेन्स, जो रशिया में उराल माउंटेन्स है वहाँ तक जर्मनी फैले, दक्षिण में ज़्यादा नहीं ऑस्ट्रिया हंगरी और बल्कान रीजन तक, और ईस्ट में फ्रांस और ये सारा रीजन, यानी कि जो मेनलैंड यूरोप है ये पूरा का पूरा जो है वो जर्मनी के कंट्रोल में आ जाए। ठीक है, इसको उसने कहा कि लेबेनसॉन यानी कि लिविंग स्पेस। लेड टू वर्ल्ड वॉर टू, तो ये सारे जो एम्बिशंस हैं इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर टू हुआ विद इट्स एट्रोसिटीज एंड जिनोसाइड। अब ऐसा करने के लिए उसने लाखों के हिसाब से ज्यूज को मारा है। ठीक है, उसने कहा कि रेशियल प्योरिटी करनी है तो ज्यूज को मारो। सो ही वाज सो ओवर कॉन्फिडेंट। उसने कहा कि अंत में मैं जीत जाऊंगा और इतिहास मुझे मेरे द्वारा लिखे हुए इतिहास के हिसाब से जानेगा, तो मैं इतिहास में लिख दूंगा कुछ भी ज्यूज के बारे में। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका एम्बिशन जो है वो संख्या के आगे हार जाएगा। वो ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस की संख्या के आगे हार गया। ठीक है, दिक्कत यहां आ गई और उसका एनिग्मा कोड जो है वो एनिग्मा मशीन को डिकोड कर लिया गया और इवेंचुअली धीरे धीरे जर्मनी हार गया। और इवेंचुअल मिलिट्री डिफीट एंड सब्सिक्वेंट अबैंडनमेंट ऑफ नासिज्म एज अ वायबल आइडियोलॉजी। ठीक है, सो नासिज्म जो है वो उसके बाद अब मौजूद नहीं है। लेकिन हिटलर के जाने के बाद, अब आप कहेंगे कि हिटलर के जाने के बाद भी तो इसी तरीके का इकोनॉमिक ऑर्डर है, आज भी जो डिबॉचरी फैली हुई है, तो फिर से कोई और हिटलर ना निकल आए, कोई और राष्ट्र जो है वो एंटी सेमेटिक ना हो जाए। तो एंटी सेमिटिज्म को घोर क्राइम जो है वो घोषित कर दिया गया है मतलब सोसाइटी में, कि ज्यू बैशिंग करनी ही नहीं है आपको। ठीक है, दूसरी चीज, जो नाजी वर्ड है उसको यूएस के मीडिया ने, यूके फ्रांस के मीडिया ने इतना ज्यादा इविल, जिस तरह कम्युनिज्म को इविल दिखाया ना, उसको मूवीज के माध्यम से, शोज के माध्यम से, आर्टिकल्स के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, सेटायर्स के माध्यम से इतना ज्यादा इविल दिखा दिया है। ठीक है, और नाजिज्म या नियो नाजिज्म को जोड़ दिया है उन्होंने प्रेजेंट डे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि प्रेजेंट डे अगर कोई नाजी है और अगर कोई नियो नाजी है तो वो सिनोनिमस है क्रिमिनल के, वो सिनोनिमस नहीं है डिस्टर्ब्ड जो इकोनॉमिक ऑर्डर है उसके खिलाफ। कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने अपना इकोनॉमिक ऑर्डर, खुद का इकोनॉमिक ऑर्डर बनाया, भले ही बाद में वो क्रेजी हो गए, मतलब उनकी अप्रोच जो है वो बाद में बहुत ज्यादा वायलेंट हो गई, लेकिन जो एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक ऑर्डर है उसके खिलाफ खड़े हुए। क्योंकि देखिए शुरुआत में 1933 से 39 तक जर्मनी ने जो प्रोग्रेस की है वो अनप्रेसिडेंटेड है जर्मनी ने, और खास तौर पे एक साल के अंदर अंदर ही 1933 से 34 के बीच जर्मनी में जो हिटलर ने जर्मन पॉपुलेशन को रोजगार वापस दिला दिए, जितने रोजगार उसने पैदा किए वो अनप्रेसिडेंटेड था। तो इससे ऑब्वियसली यूके, यूएस, फ्रांस जो है वो घबराए हुए थे, इनके इकोनॉमिक ऑर्डर को खतरा था। ठीक है, तो इन्होंने नाजिज्म को ऐसे, नाजिज्म अपने आप में गलत नहीं है, या कहा जा सकता है कि कुछ हद तक गलत नहीं है। नेशनलिस्टिक सोशलिज्म जो है वो होना चाहिए, और वो हिटलर ने कामयाब करके दिखाया है, अनलेस वो एक्सपेंशनिस्ट ना बने। क्योंकि उस समय का ट्रेंड था, ब्रिटेन भी तो एक्सपेंशनिस्ट था, फ्रांस भी तो एक्सपेंशनिस्ट था, यूएस भी तो एक्सपेंशनिस्ट था, तो उस समय का एक्सपेंशनिस्ट ट्रेंड था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक्सपेंशनिज्म को एक बहुत घोर क्राइम दिखाया है। ठीक है, जो ऐसा करने की कोशिश कर रहा है वो इंसानियत के खिलाफ है, और इंसानियत के रखवाले यही 19वीं सेंचुरी के सबसे बड़े एक्सपेंशनिस्ट जो शक्तियां हैं, जिन्होंने जो है वो इवेंचुअली पूरे इकोनॉमिक ऑर्डर को अपने कंट्रोल में ले लिया, और अब कोई नई शक्ति ऐसी ना उभर सके, इसलिए इस जो काम वो पिछले 200 सालों से करते आ रहे थे उसको जो है वो घोर पाप उन्होंने घोषित कर रखा है, क्योंकि मीडिया इनके कंट्रोल में है, ये जो दिखाएंगे वही लोग देखेंगे। सो चाइना अगर इकोनॉमी अपने कंट्रोल में कर रहा है तो ऑब्वियसली हमें यही दिखाया जाता है कि चाइना इज द ओनली इविल, है ना। ये एक परसेप्शन बना हुआ है ना कि दुनिया की सबसे बड़ी समस्या इस समय चाइना है। चाइना भी तो वही कर रहा है जो एक समय ब्रिटेन ने किया, जो यूएस ने किया थ्रू आउट कोल्ड वॉर, वो आज भी कर रहा है यूएस, वही सेम चीज चाइना कर रहा है। तो इसलिए जो वेस्ट का मीडिया है वो चाइना को इस तरह पोर्ट्रे कर रहा है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि दोनों ही दूध के धुले नहीं है, दोनों ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन है ना। आम जनता को तो यही दिखाना है ना कि देखिए ये बुरे हैं, हम कैपिटलिज्म अच्छा है, सीसीपी गलत है। जबकि जो यूएसएसआर कर रहा था वही सीसीपी कर रहा है, और उसी के अगेंस्ट जो है वो यूएसए भी तो अपना इकोनॉमिक ऑर्डर बरकरार रखना चाहता है।
ठीक है, सभी को जो है वो ओपेक कंट्रीज को कंट्रोल करके रखना है, अफ्रीका के सारे नेचुरल रिसोर्सेज को अपने हाथ में रखना है, भारत की मार्केट को सबको कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब एक पढ़ते हैं आप, क्लेरिकल फासिज्म क्या है। ठीक है, अब देखिए इटली में पोप बैठे हैं, सो दैट मीन्स अगर पोप को भी अपनी शक्ति बरकरार रखनी है तो उनको मुसलिनी के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। सो दैट मीन्स जितना भी कैथोलिक चर्च की क्लर्जी है वो सारी की सारी इटली के बेनिटो मुसलिनी के साथ जुड़ गई कि हम तुम्हारे साथ हैं, टेंशन नहीं है। दैट इज क्लेरिकल फासिज्म। ठीक है, इट इज एन आइडियोलॉजी दैट कंबाइंस द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन्स ऑफ फासिज्म विद द थियोलॉजी ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। तो फासिज्म एंड द पेपेसी जब जुड़ जाती है तो आपको क्लेरिकल फासिज्म मिलता है। ठीक है, द टर्म ओरिजिनली एमर्ज्ड इन द 1920s रेफरिंग टू द कैथोलिक सपोर्ट फॉर द फासिस्ट रिजीम ऑफ बेनिटो मुसलिनी। ठीक है, तो ये शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ पेपेसी यानी पोप का जो ऑर्डर है और मुसलिनी के जुड़ने से। लेकिन फिर यही सेम चीज अगर अर्जेंटीना कर रहा है, यही सेम चीज अगर जर्मनी कर रहा है, ठीक है, यानी कि वहां का जो चर्च ऑर्डर है अगर वो फासिज्म के साथ जुड़ रहा है तो उसको क्लेरिकल फासिज्म कहते हैं। शुरुआत ऑब्वियसली इटली से ही हुई, राइट, बट हैज सिंस बीन अप्लाइड टू वेरियस रिजीम्स एंड मूवमेंट्स पर्टिकुलरली इन यूरोप एंड साउथ अमेरिका। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट आता है आपका नियो फासिज्म क्या है, प्रेजेंट डे में फासिज्म क्या है। सो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी फासिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले राष्ट्र हैं वहां पर नियो फासिज्म कहा गया उन्हें, राइट। इज अ पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 आइडियोलॉजी दैट इंक्लूड्स significant elements of fascism or that expresses specific admiration of Benito Mussolini and Italian fascism, again particularly in Europe and South America। अब देखिए यूएस की मीडिया ने कैसे पोर्ट्रे किया है। अगर कोई नेशनलिस्टिक सोशलिज्म की बात कर रहा है, जो कि भारत भी करता है, भारत भी तो नेशनलिस्टिक सोशलिज्म की तो बात कर रहा है ना, ठीक है, तो यूरोप में कई नेशनलिस्टिक सोशलिज्म, यूगोस्लाविया या स्लेविक कंट्रीज जो है वो, या ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज नेशनलिस्टिक सोशलिज्म की बात करते हैं। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नेशनलिस्टिक सोशलिज्म की बात करते हैं, तो उसको नियो फासिज्म कहा जाता है। और नियो फासिज्म को समस्या तब तक नहीं माना जाता जब तक वो डिक्टेटोरियल ना हो जाए। ठीक है, क्योंकि कुछ हद तक जो है वो ईस्ट यूरोपियन जो स्लेविक कंट्रीज हैं जैसे बेलारूस वगैरह वो डिक्टेटोरियल है, लेकिन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो डिक्टेटोरियल नहीं है, वहां पर डेमोक्रेसी है। सदर्न अमेरिकन जो कंट्रीज हैं वो डिक्टेटोरियल है। सो इसलिए वहां पर उन्होंने अगर सोशल या नेशनल सोशलिज्म को अगर फॉलो किया तो वो नियो फासिज्म कहलाता है वहां पे। ठीक है, इट इंक्लूड्स वेरियस नियो नाजी मूवमेंट्स। अब नियो नाजी वर्ड का यूज जो है वो यूएस की मीडिया में बढ़ चढ़कर किया जाता है क्रिमिनल्स को दिखाने के लिए। ठीक है, और क्रिमिनल्स ने इस सिंबल को यूज भी किया, स्वास्तिका को कई क्रिमिनल्स जो है वो कई आर्यन गैंग्स यूज करती हैं, आज भी गैंग्स यूज करती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चनेबल है, क्या ये बनाया गया है ताकि नासिज्म और इस सिंबल को जो है वो डिग्रेड करके यूज किया जाए? क्योंकि भारत के लिए तो ये बहुत पवित्र सिंबल है ना, भारत में तो हमारे लिए बहुत पवित्र है ये हिंदू कल्चर के लिए। ठीक है, लेकिन नियो नाजिज्म जो है वो गैंग्स, बाइकर गैंग्स और मतलब जो कट्टर के जो है यानी कि क्रू क्रक्स क्लैन जो है वो, यानी कि जो कट्टर वाइट्स हैं, वाइट सुपरमिस्ट जो हैं, ठीक है, जो एंटी ब्लैक्स हैं, एंटी सेमेटिक्स हैं, उनके साथ जोड़ दिया गया इस सिंबल को। तो यानी कि क्रिमिनल आइडियोलॉजी के साथ जोड़ दिया गया है। मीडिया ने ऐसा दिखाया कि जो नाजी है वो क्रिमिनल है, यानी कि जो नेशनल सोशलिस्ट, अब वो ये जो नाजी सिंबल यूज कर रहे हैं ना जो गैंग्स, उनका नेशनल सोशलिज्म से लेना देना ही नहीं है। ठीक है, जबकि नाजी का मतलब है नेशनल सोशलिज्म। भारत भी तो नेशनल सोशलिज्म को ही फॉलो करना चाह रहा है। ठीक है, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है वहां पर भी तो नेशनल सोशलिज्म को ही एक सर्टेन डिग्री तक फॉलो किया जा रहा है। ठीक है, भारत में तो यही समस्या है ना कि नेशनल सोशलिज्म बना रहे। ठीक है, जितने भी की इंडस्ट्रीज हैं वो राज्य के कंट्रोल में रहे, उनको प्राइवेटाइजेशन ना किया जाए उनका, यही तो है ना आम जनता की डिमांड। तो ये नाजी थॉट प्रोसेस ही तो है ना। लेकिन यूएस की मीडिया ने नाजी थॉट प्रोसेस को क्रिमिनल आइडियोलॉजी के रूप में दिखाया है अपने देश में, और वहां के जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो इन सब सिंबल्स का यूज करते हैं। ठीक है, सो यस, आज के लिए केवल इतना ही। आई होप आपको फासिज्म समझ आया होगा, क्लियर मैं कर चुका हूँ फासिज्म। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? कम्युनिज्म पढ़ लिया, ठीक है, उसके बाद लिबर्टेरियनिज्म पढ़ा हमने, नेशनलिज्म पढ़ा हमने, टोटलिटेरियनिज्म पढ़ा हमने,
सोशलिज्म पढ़ लिया और आज हमने फासिज्म भी कर लिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे फेमिनिज्म। ठीक है, अगला टॉपिक आएगा आपका फेमिनिज्म पर। तो आज के सेशन को मैं खत्म करता हूं। ये पिछले सेशंस अगर आपने नहीं देखे हैं पॉलिटिकल फिलॉसफीज के तो इनको थॉरली फॉलो कीजिएगा। और उससे पहले वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के इवेंट्स, दोनों इंटरवॉर पीरियड के इवेंट्स, 19th सेंचुरी, ग्लोबल डिस्कवरीज, रेनेसांस, एज ऑफ एनलाइटमेंट, ये सारे टॉपिक्स अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री के नहीं पढ़े हैं, सो मेक श्योर यू विजिट द स्टडी IQs यूट्यूब चैनल। वहां पर आपको मेरे नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या अगर आप सिंपली यूट्यूब के सर्च बार पर मेरा नाम लिखते हैं विशाल चौहान, पिछले सभी ये सेशंस आप वहां से एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, या अगर आप इस वीडियो के नीचे जो पिंड कमेंट है वहां जाएंगे तो उधर भी प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल होगा। पिछले सेशंस पूरे देखिएगा, कमेंट डालिएगा आपको सेशन अच्छा लगा बुरा लगा, और शेयर करिएगा। मेरे जितने भी रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बढ़ चढ़कर मेरी वीडियोस को, सभी वीडियोस को, ये नहीं एक दो शेयर कर दी, समय लगाकर, मेरी रिक्वेस्ट है समय लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, पीरियोडिकली शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक मेरी वीडियोस पहुंच सके। ठीक है, सो आज के सेशन को मैं यहाँ खत्म करता हूँ। मैं अपनी वाणी को देता हूँ आराम। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।